PPROM का फुल फॉर्म है प्री टर्म प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। टर्म टर्म मतलब होता है पूरा 9 महीना डिलीवरी का। इसको हम अपनी मेडिकल भाषा में 40 वीक्स कहते हैं। अगर 37 वीक्स के पहले आपका जो थैली होती है पानी की वो फट जाती है तो हम उसको PPROM कहते हैं। और प्री मैच्योर क्यों बोलते हैं, मतलब कि लेबर के इंड्यूस होने से पहले ही जो आपकी ये पानी की थैली होती है वो फट जाती है। तो पहले समझते हैं कि नॉर्मल लेबर में क्या होता है। तो नॉर्मल लेबर में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका जो बच्चा होता है वो पानी की झिल्ली में रहता है। वो पानी की झिल्ली उसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेन। वो एक्चुअली वो पानी की झिल्ली की ही मेम्ब्रेन है। तो अगर लेबर इंड्यूस होने से पहले यानी 9वां महीना कंप्लीट होने के पहले ही आपकी झिल्ली फट जा रही है किसी कारण से, जो कि बिना दर्द के हो रहा है, यानी कि लेबर अभी इंड्यूस नहीं हो रहा है और बिना दर्द के ही आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसको हम PPROM का नाम देते हैं, यानी प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में भी हमें 3 कैटेगरीज मिलती हैं। एक होता है प्री वाइबल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो झिल्ली है पानी की वो 23 वीक्स से पहले ही रप्चर हो जाती है, जब बच्चा इतना डेवलप ही नहीं होता है कि वो माँ के गर्भाशय से बाहर निकले तो सर्वाइव कर सके। तो ऐसे में हम प्री वाइबल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं इसे। दूसरा होता है प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया कि 9वें महीने से पहले ही और लेबर स्टार्ट होने से पहले ही वो जो आपकी झिल्ली है वो टूट जाती है या पानी निकलने लग जाता है। एक टर्म और हम इसके लिए यूज़ करते हैं, इसे हम प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें 9वां महीना तक तो प्रेगनेंसी खिंच जाती है, यानी टर्म हो जाता है, पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, पर लेबर इंड्यूस नहीं होता, यानी कि दर्द हुए बगैर ही पानी की जो झिल्ली है वो फट जाती है। तो ये 3 तरह के हमारे पास रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के टाइप्स मिलते हैं हमें। PPROM जो है वो एक रिकरेंट कंडीशन भी है, यानी अगर किसी पेशेंट को अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की कंप्लेन रही हो, यानी पानी निकलने की कंप्लेन रही है, तो उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी सिस्टर में या मदर में कभी ऐसी कंप्लेन हो अपनी डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो भी ये आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जेनाइटल इन्फेक्शन, यानी नीचे के रास्ते कोई भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो जाता है माँ को, तो भी इस केस में आपकी जो पानी की थैली होती है वो फट जाती है। इसके अलावा अगर महिला को अपनी जो गर्भ अवस्था है यानी प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पे कोई ब्लीडिंग की कंप्लेन या स्पॉटिंग की कंप्लेन रही हो, तो भी ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको प्री मैच्योर रप्चर की जो शिकायत है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो इस PPROM के रिस्क को 2 to 3 टाइम्स बढ़ा देता है। कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, या कोई क्रॉनिक कंडीशन जो प्रेगनेंसी से पहले ही पेशेंट में रही हो, प्रोटीन डेफिशिएंसी, इन सब की वजह से भी देखा गया है कि PPROM के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट का जो BMI है, यानी जो वेट है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कम है, तो भी ऐसे केसेस में PPROM के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत पतली महिलाओं में ये दिक्कत देखने को मिलती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी विटामिन C की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी और प्रोटीन डेफिशिएंसी, इन सारी डेफिशिएंसीज़ में देखा गया है कि PPROM के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे हों, यानी ट्विंस हों या ट्रिपलेट हों, क्वाड्रुपलेट्स हों, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखा गया है कि क्योंकि जो बच्चेदानी है उसकी स्पेस कम पड़ती है, खिंचती है बच्चेदानी, और बच्चेदानी में जो ये झिल्ली होती है वो भी खिंचती है, तो उसके रप्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी कंडीशन से जो ये बच्चेदानी में आपकी झिल्ली होती है पानी की, उससे पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसे हम हाइड्रोम्नियोस कहते हैं, उस केसेस में भी देखा गया है कि लेबर से पहले यानी टर्म से पहले भी जो ये पानी की झिल्ली है वो टूट जाती है। हाइड्रोम्नियोस जैसी कंडीशन अक्सर हमें शुगर के पेशेंट्स में देखने को मिलती है, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट में देखने को मिलती है। अगर कोई अबनॉर्मल बेबी है, यानी बेबी में ही कुछ मैलफॉर्मेशन है, तो भी ऐसे केसेस में हाइड्रोम्नियोस हमें देखने को मिल जाता है।
ऐसे केसेस में प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती हैं। कुछ इंटरवेंशंस भी होते हैं जो आजकल बहुत ही कॉमनली कराए जाते हैं, जैसे एमनियोसेंटेसिस हो जाता है, कॉर्डोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जिसमें हम जो पानी की झिल्ली है उसमें से सैम्पलिंग लेते हैं बेबी के सेल्स एग्जामिन करने के लिए, ये देखने के लिए कि उससे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डीएनए में मैलफॉर्मेशन तो नहीं है। तो इन सब टेस्ट के दौरान भी देखा गया है कि पानी की झिल्ली को फटने के चांसेस बने रहते हैं। जब डिलीवरी के पहले आपका ये PPROM होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है प्री वाइबल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी आपके चौथे महीने में ही, मतलब 23 वीक्स के अराउंड ही या उससे पहले आपकी जो ये पानी की झिल्ली है वो फटने लगती है। तो या तो तब ये झिल्ली फट सकती है, उसमें भी पेशेंट को ना कोई दर्द का एहसास होता है, ना कोई ब्लीडिंग होती है, बस अचानक ही उनका जो पानी है वो लीक करने लग जाता है। कभी कभी फ्रैंक लीकिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेशाब की तरह पानी निकलता है। कभी कभी ड्रिबलिंग होती है, यानी पेशाब की बूंद की तरह, छोटी छोटी बूंद की तरह ये पानी निकलता है बाहर। कभी कभी ये रप्चर आपकी मिड प्रेगनेंसी में होता है, 34 वीक्स पे या फिर 37 वीक्स पे, यानी प्री मैच्योर होता है, प्री टर्म होता है। कभी ये रप्चर जो होता है आपका वो टर्म के टाइम होता है, यानी टर्म रप्चर होता है। उसमें भी ये होता है कि आपको ना लेबर के कोई साइंस मिलते हैं, ना पेन होता है, ना ब्लीडिंग होती है, बहुत ही पेनलेस लीकिंग शुरू हो जाती है। अगर हम स्पेसिफिकली PPROM की बात करें तो उसमें भी सेम देखने को मिलता है हमें कि उसमें भी पेनलेस लीकिंग शुरू हो जाती है, पेनलेस वाटरी डिस्चार्ज होता है, जो पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि वो पेशाब है कि पानी है, क्योंकि वो एग्जैक्टली पानी की तरह ही निकलती है ना। और जो कलर होता है उसका वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम पानी जैसा या यूरिन जैसा समझ लीजिए कलर होता है उसका। PPROM का जो एक्चुअल कॉज है उसकी अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं और बहुत सारे कॉजेज अभी भी अननोन हैं इस कंडीशन के। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपका जो पानी है, पानी की झिल्ली है जिसको हम वाटर कहते हैं, वो एकदम से फट जाती है, जिसको हम वाटर ब्रेकेज भी कहते हैं, वैसी कंडीशन में आपको तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो ये रप्चर होती है मेम्ब्रेन, उसके विदिन 24 आवर्स ही लेबर इंड्यूस हो जाता है। और अगर हम इस कंडीशन को अनअटेंडेड छोड़ दें, मतलब हम ध्यान ना दें इस लीकेज पे, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आगे पैदा हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन, क्योंकि अब आपकी जो झिल्ली है जो बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी आउटर एनवायरनमेंट से, वो फट चुकी है। तो नेचुरल सी बात है कि नीचे के जो इन्फेक्शन है वो ऊपर ट्रांसमिट हो सकते हैं, जेनाइटल इन्फेक्शन ऊपर आ सकते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है और माँ के को भी इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे को इन्फेक्शन अगर यदि होता है तो बच्चा डिस्ट्रेस में जाता है, उसकी धड़कन कम हो सकती है। तो ये कई सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं। पानी की थैली अगर फट जाती है तो उसका ट्रीटमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एक तो पेशेंट की जेस्टेशनल एज क्या है, यानी वो प्रेगनेंसी के कौन से महीने पे है, बच्चे की वाइबिलिटी कैसी है, यानी बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस उस टाइम पे कैसे हैं, उसकी लंग मैच्योरिटी हुई है कि नहीं। जो बच्चे की लंग मैच्योरिटी यानी जो फेफड़े हम कहते हैं कि विकसित हो जाते हैं, वो 32 वीक्स के बाद तक विकसित हो जाते हैं। पर अगर उससे पहले ही झिल्ली फट जाती है तो हमें स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है बच्चे के लंग्स को विकसित करने के लिए। हम मदर को सारे वो प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे जिससे पता चले कि उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे उनके काउंट्स की, उनकी TLC की, DLC की, उनकी यूरिन की मॉनिटरिंग करेंगे, वजाइनल डिस्चार्ज की मॉनिटरिंग करेंगे कि किसी भी पॉइंट पे उनको इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ का। अगर जो ये आपकी बच्चेदानी की झिल्ली है पानी की वो फूट रही है और लेबर नहीं इंड्यूस हुआ है उस टाइम तक, और आपका जो बेबी है वो 32 वीक्स से कम का है, यानी उसके लंग्स विकसित नहीं हुए हैं, तो हम उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं बच्चे को, और मदर की और बेबी की एडिक्वेट मॉनिटरिंग के साथ ही हम उसको 34 वीक्स या मैक्स टू मैक्स 37 वीक्स तक खींचते हैं। पर अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें लेबर भी इंड्यूस हो गया है, यानी पेशेंट्स को पेन भी हो रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, और प्रेगनेंसी टर्म के अराउंड पहुंच गई है, यानी 32 वीक्स के बाद, 34 वीक्स के बाद है प्रेगनेंसी, इसमें लंग मैच्योरिटी का हमें श्योरिटी कि लंग मैच्योरिटी तो आ चुकी होगी, तो हम ऐसे पेशेंट्स में डायरेक्टली डिलीवरी का ट्राई करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये डिलीवरी है वो ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जहाँ पे बच्चे की पूरी केयर हो सके, यानी कोई टर्शरी इंस्टीट्यूट हो जहाँ NICU NNU की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों।
उसके अलावा अगर ये हमारा जो रप्चर हो रही है मेम्ब्रेन वो अराउंड 32 वीक्स है या उससे पहले रप्चर हो रही है और साथ में लेबर भी इंड्यूस हो जा रहा है यानी पेन भी आ रहा है पेशेंट को, तो हम ऐसी इमिनेंट डिलीवरी की कंडीशन में मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं पेशेंट को स्टेरॉइड्स के साथ साथ। तो ऐसे में जो बच्चे का मानसिक विकास है, जो लंग्स की विकास है, वो हेल्प करता है जो मैग्नीशियम सल्फेट है। और साथ में हमें अगेन वही चीज़ है कि हमें एक टर्शियरी इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चे की डिलीवरी करनी चाहिए क्योंकि उसका वजन भी कम होगा, उसको एडुकेट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है वो उस पर डिपेंड करता है कि डिलीवरी तुरंत होने वाली है या हम उसको 37 वीक्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं। मॉनिटरिंग पे ही बहुत डिपेंड करता है। अगर किसी भी टाइम पे जो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, मदर को इन्फेक्शन के साइंस दिख जाते हैं या फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हम पेशेंट को फिर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की बात करते हैं, पेशेंट की डिलीवरी की बात करते हैं। और वो डिलीवरी भी अगेन एक टर्शियरी इंस्टीट्यूट में ही होनी चाहिए अंडर प्रॉपर केयर ऑफ अ सीनियर पीडियाट्रिशियन।